हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रम में जो हम रिवोल्ट देख रहे थे उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। दीवान वेलू थम्पी रिवोल्ट 1808 1809 के बीच में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशन इंपोज कर दी थी स्टेट ऑफ त्रावणकोर पे, और वो सब्सिडरी एयरलाइंस के लिए भी एग्री हो गए थे 1805 में, जो कि पहले इसली के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। और इसने काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट उत्पन्न करा रीजन के अंदर में। और जो रूलर था वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी वगैरह भी नहीं दे पा रहा था, तो ब्रिटिश रेसिडेंट ने उनके इंटरनल अफेयर्स में इंडल्ज करना चालू कर दिया था। और जो हाई हैंडेड एटीट्यूड अगर आप देखेंगे कंपनी का, तो उन्हें कंपेल कर दिया था प्राइम मिनिस्टर को वैल्यू थम्पी को। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनी के खिलाफ मतलब ट्रूप्स वगैरह जो कि असिस्ट करे गए थे नायर के द्वारा, उन्होंने मतलब आक्रोश जताया। और जो वैल्यू थम्पी ने उसने एड्रेस करा एक गैदरिंग कुंदारा में, और ओपन कॉलिंग करा कि वो अपने हाथों में हथियार लेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी ज़मीनी मिट्टी से। और इस चीज़ को बाद में कुंदारा प्रोक्लेमेशन के नाम से जाना गया। और एक लार्ज स्केल रेबिलियन आपको देखने को मिला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एज अ रिजल्ट। और एक लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन अंडरटेकन जो कि रिस्टोर करने के लिए आई, मतलब पीस वगैरह को। तो महाराजा जो थे त्रावणकोर के, वो होली सपोर्टेड कर रहे थे रेबिलियन को एंड डिफीटेड कर दिया था कंपनी को। और वेलू थम्पी लेकिन वो किल्ड हिमसेल्फ टू अवॉइड कैप्चर द रेबिलियन पेटर्ड आउट। मतलब कुल मिला के देखो मतलब सपोर्ट वगैरह तो मिला, लेकिन वो एक तरीके से कंपनी को डिफीट नहीं कर पाए एक लेवल पे। ठीक है, अब वैल्यू थम्पी ने अपने आप को कैप्चर होने से बचाने के लिए अपने आप को ही मार दिया था। ठीक, फिर डिस्टर्बेंस हुआ बुंदेलखंड 1818 वाले से लेकर 1812 के बीच में। जो वास्ट प्रोविंस है बुंदेलखंड का, वो उनका कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के समय पर 1803 से 5 के बीच के अंदर, और फिर उसको प्रेसिडेंसी बंगाल में डाल दिया गया था। जो बुंदेला चीफ थे उन्होंने ऑफर करा था, मतलब ऑफर इन द सेंस कि बुंदेला चीफ ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया था ये जो न्यू गवर्नमेंट थी, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी लड़ी अपने फोर्ट्स वगैरह से। लगभग 150 फोर्ट से जो फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस था वो कहाँ से देखने को मिला, लक्ष्मण दवा, जो कि लक्ष्मण दवा से किलादार फोर्ट से, जो कि अजयगढ़ फोर्ट के थे, किलादार थे फोर्ट के कमांडर उनके द्वारा। लक्ष्मण जो कि उनको परमिट करा गया था रिटेन कर सकते हैं फोर्ट को एज अ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट 2 साल के लिए और 1808 तक। बट वो चाहते थे कि इस तरीके का होल्ड का कोई भी एक्सपायरी ना देखने को मिले। ठीक, वो लगातार उनके अंडर में ही रहे। वो सरेंडर कर देते हैं अपने आप को फरवरी 1809 में, एंड उनको फिर कलकत्ता ले जाया जाता है। और जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है वो आता है किलादार के थ्रू, जो कि किलादार कहाँ के थे, अब कलंगर के। और दरिया सिंह जो कि सप्रेस्ड हुए थे, मतलब उनको उनका रिवोल्ट भी सप्रेस कर दिया गया था जनवरी 1812 में। लेकिन मोस्ट सीरियस थ्रेट आता है फेमस मिलिट्री एडवेंचरर जिनका नाम था गोपाल सिंह, जिसका डिस्प्यूट था उनके अंकल के साथ जो कि सपोर्ट करे जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो 4 ईयर तक गोपाल सिंह मतलब जितने भी अपने विजिलेंस और मिलिट्री टैक्टिक्स को अपनाते हैं, ठीक, और स्टॉप करते हैं ये जो सारा डिस्टर्बेंसेस था, और जो ब्रिटिश हैं वो अडोप्ट करते हैं। एंड द ब्रिटिश हैड टू अडोप्ट अ पॉलिसी ऑफ बाइंडिंग डाउन द हेरिटेटरी चिफ्टेन ऑफ बुंदेलखंड बाय सीरीज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, इकरारनामा। यानी कि बाद में वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती थी इनकी कि हाँ भाई सब हेरिडेटरी चलो हुआ आ रहा है चीज़ें इनका, इकरारनामा के बेसिस पे, तो उसको वो ख़त्म कर देते हैं। परला की मेडी आउटब्रेक 1813 से 34 के बीच में। ये सिचुएटेड है वेस्टर्न बॉर्डर पे गंजाम डिस्ट्रिक्ट के, जो कि उड़ीसा में है वो। और यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है जमींदार एंड राजा के थ्रू। जिस टाइम पे जो कंपनी वो एक्वायर्ड करती है गंजाम एंड नारायण देव को, जो कि राजा होते हैं परलकी मेडी के, जो कि रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस फोर्स द ब्रिटिश, यानी कि जिसका जो एक तरीके से रेजिस्टेंस है वो ब्रिटिशर्स को डिस्पैच होने पर मजबूर कर देता है। जो कि आर्मी होती है कॉलोनल पीच के अंदर में, जो पीच है वो डिफीटेड कर देते हैं बाद में नारायण देव को 1768 में। और गजपति देव जो कि सन होता है नारायण के एक जमींदार, ठीक, एंड मेड गजपति दाव अ जमींदार, उसको जमीन मतलब पीच जो डिफीटेड कर देते हैं नारायण देव को, और बाद में जमींदार बताते हैं गजपति देव को। और जो नारायण देव है वो सपोर्ट करे जाते हैं अपने बेटे के द्वारा एंड ब्रदर्स के द्वारा, वो दोबारा से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन वो जो है कि जो रेजिस्टेंस है वो फेल हो जाता है। और जो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास वो अपॉइंट मतलब जो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास है वो अपॉइंट करते हैं जॉर्ज रसल को एज अ कमिश्नर उस रीजन का 1832 में। और जो रसल हैं वो मतलब प्रोवाइड करी जाती है उनका फुल फ्लैश पावर
सप्रेस करने के लिए रिवोल्ट को बाय 1834। कच्छ और कच्छ रेबेलियन 1816 से 32 के बीच में एक ट्रीटी होती है ब्रिटिश एंड महाराजा बहरामल सेकंड जो कि कच्छ के होते हैं 1816 में, जिसके थ्रू क्या होता है जो पावर जो थी बाय विच पावर जो कि वो उनके थ्रोन मतलब ऑब्वियसली बात है उन्हीं के हाथ में थी, ठीक। और हाउबर जो एक पावर स्ट्रगल भी चलता है महाराजा एंड ग्रुप ऑफ चीफ्टियंस के बीच में, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंटरफेयर करते हैं कि अच्छा हम बताते हैं कि कौन पावर में रहेगा कौन नहीं, इस तरीके से तो इंटरनल करते हैं। तो जो कच्छ 1819 में और जो राजा बहरामल सेकंड है वो मतलब अरब एंड अफ्रीकन ट्रूप्स लेके आते हैं विद फर्म इंटेंशन कि वो ब्रिटिशर्स को रिमूव कर सकें अपनी टेरिटरी से, क्योंकि उनका मतलब ये नहीं होता कि वो पीस लेके आएंगे राजाओं के बीच में, वो तो खुद अपना मकसद देखते हैं। तो राजा बहरामल यहाँ से ट्रूप्स लेके आते हैं, इनको हटाने की पूरा सोचते हैं। जो चीफ्टियंस थे इनकी साइड में, तो जो ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया, डिपोस्ट कर दिया कच्छ रूलर राव बहरामल को, ठीक। ब्रिटिश रेसिडेंट जो कि गवर्न करता था एरिया का एज अ डिफेक्टो रूलर विद द हेल्प ऑफ रीजेंसी काउंसिल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन थे वो बनाए गए किसके द्वारा, रीजेंसी काउंसिल के थ्रू, कपल्ड विद एक्सेसिव लैंड असेसमेंट, और उससे काफ़ी ज़्यादा डीप रिसेंटमेंट हुआ। इन द मीन वाइल जो कुछ चीफ्टियंस थे उन्होंने कंटिन्यू करा अपना रेविलियन, जो ये एलियन रूल था उसके खिलाफ। और जो न्यूज़ थी द न्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश रिवर्सेस इन द बर्मा वॉर emboldened the chieftain to rise in revolt and demand the restoration of Bharamal II। और काफ़ी एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन फेल हुआ कंट्रोल करने को सिचुएशन, और जो कंपनी की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कंपेल कर दिया ये जो जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह थी वो सारा अपने अंडर में ले लिया एक तरीके से। राइजिंग एंड बरेली 1816। जो इमीडिएट कॉज था अफसर्स का वो था इम्पोजिशन पुलिस टैक्स, मतलब पुलिस टैक्स का इम्पोजिशन करना, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इंडिजिनेशन देखने को मिली सिटीजन्स की। और जो इशू था वो बना एक रिलीजियस, जिस टाइम पे मुफ्ती मोहम्मद एवाज जो कि वेनिरेटेड एक ओल्ड मैन थे, उन्होंने एक पिटीशन डाली मजिस्ट्रेट में अपने खुद के टाउन में मार्च 1816 में। और जो सिचुएशन थी एग्रीवेट हुई फर्दर, जिस टाइम पे जो पुलिस थी वो कलेक्ट करने जाती है टैक्स को और इंजर्ड हो जाती है एक वुमेन, ठीक। ये जो इवेंट था इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लडी रीसफल देखने को मिल जाता है फॉलोअर्स के बीच में, जो मुफ्ती और पुलिस के, क्योंकि ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं फिर, क्योंकि वुमेन वाला इंसिडेंट हो जाता है। और 2 दिन के अंदर इस इवेंट के जो काफ़ी सारे जो मुस्लिम आर्म्ड मुस्लिम थे पीलीभीत शाहजहांपुर रामपुर से, वो रेविलियन में मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा आक्रोश में रेविलियन करते हैं, ठीक। और अप्रैल 1816 में जो इंसर्जेंट थे वो मार देते हैं बेटे को लाइसेस्टर के, जो कि एक जज थे प्रोविंशियल कोर्ट के बरेली के। और जो ये अपराइजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है मिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पे, और फिर उनको सप्रेस करा जाता है रिवोल्ट को। लगभग 300 से ज़्यादा रेबल्स को मार दिया जाता है और इम्प्रिजन कर दिया जाता है काफ़ी लोगों को, और फिर ब्रिटिशर्स इसको फिर अपने अंडर में ले लेते हैं। फिर अफसर्स देखने को मिला आपको हाथरस में 1817 के टाइम पे ही, जो दयाराम जो कि एक तालुकदार थे अलग अलग विलेजेस के अलीगढ़ वाले डिस्ट्रिक्ट में, उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस था हाथरस के अंदर। जो फोर्ट था उसको कंसिडर करा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट भारत के अंदर, ठीक। और सेकंड था भरतपुर, काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, थिकनेस होती थी इन सब की, तो इतना आसान नहीं होता था इस पर कब्जा करना। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने कंक्लूड करा रिसेटलमेंट हाथरस पे विद दयाराम एज अ फार्मर, लेकिन प्रोग्रेसिवली उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया फिर हाई रेवेन्यू लेना। दयाराम कॉन्स्टेंटली वो फेल होते गए ये सारा पैसा पे करने से, एंड इवन उन्होंने कमिट करे काफ़ी ज़्यादा एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी, उन्होंने हार्बर भी दे दिया था गवर्नमेंट फ्यूजिटिव्स को। और जो कंपनी थी वो लार्ज आर्मी मतलब सो द कंपनी विद अ लार्ज आर्मी अटैक्ड हाथरस इन फरवरी 1817। और जो दयाराम थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेवली लड़ाई लड़ी लगभग 15 दिन से ज़्यादा, एंड एस्केप हो गए वो अनहार्म्ड। और अल्टीमेटली इनको ऑब्लिग करा गया कि वो कम बैक करें ऑन द कंडीशन ऑफ सबमिशन एंड सेटल डाउन विद अ पेंशन, मतलब उनको फिर पेंशन उनसन के बेसिस पर दोबारा ला के बैठा दिया गया कि चलो ठीक है तुमको पेंशन दे देंगे ये वो, ठीक। और जो रेबल था भगवंत सिंह और राजा ऑफ मुरसान, उन्होंने क्या करा डिसमेंटल करा फोर्ट को और सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या हुई ब्रिटिश। पाइका रेबेलियन 1817 में, जो पाइकास थे उड़ीसा के, वो ट्रेडिशनली लैंडेड मिलिशिया थे, यानी कि फुट सोल्जर्स थे एंड एनजॉय मतलब एक तरीके से वो रेंट फ्री लैंड होता था उनका,
और मिलिट्री सर्विसेज एंड पुलिसिंग फंक्शंस के लिए हेरिडेटरी बेसिस पे होता था, लेकिन जो कंपनी थी वो कॉन्क्वेस्ट कर लेती है उड़ीसा को। 1830 में डिथ्रोनमेंट करती है राजा ऑफ खुर्दा का और ग्रेटली रिड्यूस करती है उसकी पावर वगैरह को और पाइकास के प्रेस्टीज को। और जो एक्सट्रोनिस्ट होते हैं लैंड रिवेन्यू पॉलिसी के कंपनी के, वो कोस करते हैं रिसेंटमेंट जमींदार्स और पीजेंट के अंदर में। जो कॉमन मासेस थी वो अफेक्ट होती है इनके राइस से। क्यों? क्योंकि ये प्राइस में बढ़ोतरी कर देते हैं सोल्ट की, क्योंकि टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। एबोलिशन करते हैं क्वारी करेंसी का, रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट की टैक्सेस के सिल्वर वगैरह में। बख्शी जगबंधु विद्याधर वो मिलिट्री चीफ होते हैं फोर्ट्स के, राजा ऑफ खुर्दा के। 1814 में जगबंधु एंसेस्ट्रल एस्टेट जो कि किला रोरंग वॉज टेकन ओवर बाय द कंपनी। ओके, और जो स्पार्क था लाइटन कर दिया जाता है। अराइवल ऑफ बॉडी ऑफ खोन्स फ्रॉम कुमसुर इनटू द खुर्दा टेरिटरी इन मार्च 1817 विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ मुकुंद देव जो लास्ट राजा थे खुर्दा के एंड अदर जमींदार से रीजन के। बख्श जगबंधु विद्याधर लेड करते हैं सनड्राई आर्मी पाइकास की और फोर्स करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस को। ठीक, जो रेबिलियन है उसको जाना जाता है पाइकर विद्रोह या पाइका रेबिलियन के नाम से। और जो इनिशियल सक्सेस थी रेबल्स की वो सेट करती है होल प्रोविंसेस जो कि कवर करती है उड़ीसा को इन आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सम टाइम। जगबंधु डिक्लेयर करते हैं ना आउटलो अलोंग विद अदर रेबल्स और वो सेल्टर्ड बाय द राजा ऑफ नयागढ़। ऑल्थो जो दीन बंधु संतारा होते हैं और उसका जो ग्रुप होता है वो सरेंडर कर देता है नवंबर 1818 में। जगबंधु जो कि इवेड करते हैं ब्रिटिश विजिलेंस को और इन स्पाइट ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफर्ड जितने भी नन ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंस बिट्रेड देयर लीडर्स। खुर्दा जो कि बैक आ जाता है दोबारा से कंपनी के अंडर में मिड 1817 में। और जो पाइका रेबल था वो रिस्टोर करता है एक तरीके से गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनी, और जो रिविलियन था वो ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है 1818 में। प्रीस्ट जो थे पूरी टेम्पल में वो शेल्टर दिया जाता है उनको। वो हेड सेल्ट मतलब जो प्रीस्ट थे पूरी टेम्पल के वो शेल्टर देते हैं जगबंधु को। वर कोट एंड हैंग्ड हु हैड शेल्टर्ड जगबंधु एंड हैंग, तो उनको भी मतलब उनको भी लटका दिया जाता है एक तरीके से, उनको भी सज़ा दी जाती है जितने भी प्रीस्ट जगबंधु को शेल्टर देते थे। जो पाइकास थे वो पूरी तरीके से सफ़र कर रहे थे और 1825 में जगबंधु सरेंडर कर देते हैं। और कुछ सोर्सेज ये बोलते हैं कि उनको कैप्चर करा गया था और उनकी डेथ हो गई थी कैप्टिविटी में 1829 में। ये जो पाइका रेबिलियन था वो सक्सीड होता है लार्ज रेमिशन लेने में और रिडक्शन में, असेसमेंट सस्पेंशन में डिफ़ॉल्टर्स के, और न्यू सेटलमेंट लाया जाता है फिक्स टेन्योर्स के ऊपर। ठीक, वगैरह। राइजिंग 1818 1820 रिसेंटमेंट देखने को मिलता है अगेंस्ट एलियन रूल और कपल्ड विद द एग्जैक्शंस ऑफ द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा जो कि सपोर्ट कर दिए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और कंपेल करते हैं वगैरह चीफ को ओखा मंडल के। जो वगैरह थे वो कैरिड आउट करते हैं इन रोड इनटू ब्रिटिश टेरिटरी ड्यूरिंग 1818 1819। एक पीस ट्रीटी साइन होती है नवंबर 1820 में। अहोम रिवॉल्ट 1828 जो कि ब्रिटिश हैं वो प्लेज करते हैं कि वो विड्रॉ कर लेंगे आसाम से आफ्टर फर्स्ट वर्मा वॉर 1824 1826 के बीच में। बट जैसे ही वॉर ख़त्म होती है तो इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग ब्रिटिश वो क्या करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं इनकॉर्पोरेट करना अहोम टेरिटरीज को कंपनी के डोमिनियन में। और ये जो स्पार्क कर देता है रेबिलियन 1818 में किसके लीडरशिप में, गोमधर कोनवार के। एंड जो अहोम प्रिंस है अलोंग विद किसके कंपेटेरिएट्स जैसे कि धनंजय बोरोगेन एंड जयराम खरघरिया पुखाम असेंबल होते हैं नियर जोरहाट। और जो रेबल्स हैं वो फॉर्मली मेड करते हैं गोमधर कोनवार को किंग। फाइनली कंपनी डिसाइड करती है फॉलो करना कॉन्सिलिएटरी पॉलिसी एंड हैंड ओवर करती है अपर आसाम को महाराजा पुरंदर सिंह को। एंड नरेंद्र जो कि पार्ट ऑफ द किंगडम उनको रेस्टोर्ट कर दिया जाता है एज असमीज किंग। सूरत सोल्ट एगिटेशन 1840 में हुआ था। एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट की वजह से अटैक होता है लोकल सूरत पॉपुलेशन करती है यूरोपियंस में 1844 में। गवर्नमेंट का जो स्टेप था सोल्ट ड्यूटी को बढ़ाना 50 पैसे से 1 रुपये, इसकी वजह से और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट जिसमें जो गवर्नमेंट है वो विड्रॉ करती है इस सॉल्ट
के एडिशनल टैक्स को, और अगेन 1848 में जो गवर्नमेंट है उसको फोर्स करा जाता है कि विड्रॉ करे मेजर्स और इंट्रोड्यूस करे बंगाल स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स इन फेस ऑफ पीपल्स डिटरमाइंड विड टू रिस्टोर टू बॉयकॉट एंड पैसिव रेजिस्टेंस। कोल्हापुर एंड सावंतवादी रिवोल्ट, जो गडकरीज थे वो हेरिडेटरी मिलिट्री क्लास के थे जो कि गैरिशन थे मराठा फोर्ट्स में, और ये जो गैरिसन्स थे वो डिस्बैंड हो जाते हैं ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन इन कोल्हापुर स्टेट आफ्टर 1844। और काफ़ी ज़्यादा इंस्पेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड गडकरीज रोज होते हैं रिवोल्टमेंट ऑक्यूपाई करते हैं समनगढ़ एंड बुतरगढ़ फोर्ट। सिमिलरली द सिम्परिंग डिसकंटेंट caused a revolt in Savantwadi areas. The people here had already revolted against the British in 1830, 1836, 1838, the last because the British had deposed their ruler. The British authority introduced many laws to bring the region under control. तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस एरिया के लोग यहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे, ये पहले भी रिवोल्ट कर चुके थे 30 में, 1830, 36, 38 में, क्योंकि इनके रूलर को हटा दिया गया था और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के हथकंडे अपनाए थे और रूल्स अपनाए थे जिससे कि वो उस रीजन को अपने कंट्रोल में ले सकें। बहावी मूवमेंट, यानी कि जो बहावी मूवमेंट था वो इसेंशियली एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो कि फाउंड करा गया था सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, जो कि इंस्पायर्ड थे टीचिंग्स ऑफ अब्दुल बहाव 1703 से 1787 के बीच में ऑफ सऊदी अरबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। जो सैयद अहमद थे उन्होंने कंडेम्ड करा था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इस्लाम का एंड एडवोकेट करा था कि वो रिटर्न होंगे प्योर इस्लाम एंड सोसाइटी पे, जैसे कि अरेबिया के प्रोफेट्स के टाइम पे थी। जो सैयद अहमद थे वो क्लेम करते हैं एज अ डिजायर्ड लीडर, इमाम बनते हैं वो, और कंट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एलेबोरेट सीक्रेट कोड थी वर्किंग एंड अंडर स्पिरिचुअल वाइस रेजेंट खलीफास थे वो सेटअप करते हैं। एंड सिथाना जो कि नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट थी उसको चूज़ करा जाता है एज अ बेस फॉर ऑपरेशन, और इन इंडिया का ये इम्पोर्टेंट सेंटर था जो कि पटना में था। तो इट हैड इट्स मिशन, और वो काफ़ी ज़्यादा मिशंस पे, जैसे कि हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे में। सिंस जो दर अल हरब था जो कि टेरिटरी थी वॉर और काउस की, वो कन्वर्ट होती है इनटू दर अल इस्लाम में, जो कि द लैंड ऑफ इस्लाम बोला जाता है। एक जिहाद जो का उसको डिक्लेयर करा जाता है अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब, और जैसे ही डिफीट होती है सिख रूलर की एंड इनकॉर्पोरेशन होता है पंजाब के ईस्ट इंडिया कंपनी में, और डोमिनेशन होता है 1849 में, तो जो इंग्लिश डोमिनियन था इंडिया में वो बन जाता है एक सोल टारगेट बहावीज अटैक का। जो बहावीज थे वो प्ले करते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल स्प्रेड करने में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को, और काफ़ी सारे सीरीज़ में मिलिट्री ऑपरेशन करे जाते हैं ब्रिटिश के द्वारा। 1860 में बहावी के बेस पर शेथाना एंड वेरियस कोर्ट केसेस सेडिशन के चलते हैं बहावीज पर, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस वीक हो जाता है और स्पोर्डिक एनकाउंटर्स वगैरह करे जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा 1880-1890 के बीच में। फिर कूका मूवमेंट होता है, कूका मूवमेंट जो कि फाउंड करा गया था 1840 में, किसके द्वारा? भगत जवाहर मल, जिनको सियान सेब के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न पंजाब में, और एक मेजर लीडर थे इस मूवमेंट के, वो थे बाबा राम सिंह। ये फाउंड करते हैं नामधारी सिख सेक्ट। और आफ्टर द ब्रिटिश टुक पंजाब, जो मूवमेंट था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है रिलीजियस प्योरिफिकेशन कंपेन से पॉलिटिकल कंपेन में। ये बेसिक टेनेंट्स थे, वो एबोलिशन होता है कास्ट का एंड सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है सिख में, एंड डिस्करेज करते हैं कंजम्पशन ऑफ मीट एंड एल्कोहल को एंड ड्रग्स को, एंड परमिशन इंटर मैरिजेस वगैरह के रिगार्डिंग विडो रीमैरिज, एंड एनकरेज करते हैं वुमेन को स्टेप आउट ऑफ सेक्युलिज्म। और पॉलिटिकल साइड में अगर देखा जाए तो जो कुकास थे वो चाहते थे रिमूव होना ब्रिटिश का एंड रिस्टोर करना चाहते थे सिख रूल का पंजाब के ऊपर, और वो एडवोकेट करते हैं कि वियर करें हैंड वुमन क्लॉथ एंड बॉयकॉट करें इंग्लिश के कानूनों का एंड एजुकेशन का एंड प्रोडक्ट का। सो जो कंसेप्ट था स्वदेशी एंड नॉन कॉरपोरेशन को प्रोपेगेट करा गया था कुकीज़ के द्वारा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार 20th सेंचुरी में आए थे, कुकास भी ले आए थे इस चीज़ को, और जो मूवमेंट था वो गेन करता है पॉपुलैरिटी। ब्रिटिश सेवरल टाइम क्रश भी करते हैं इस चीज़ को बिटवीन 1863 एंड 1872। 1872 में राम सिंह को डिपोर्ट कर दिया जाता है रंगून में। पीजेंट मूवमेंट भी आपको देखने को मिलते हैं
विद रिलीजियस ओवरटोन्स। तो पीजेंट्स के देख लेते हैं, जैसे नरकलबेरिया अपराइजिंग, मीर निथर अली 1782 से 1830 उनके बीच में होता है। जो तितुमिर थे वो इंस्पायर होते हैं इस मुस्लिम टेनेंट्स के द्वारा, मतलब जो तितुमिर थे वो इंस्पायर्ड थे मुस्लिम टेनेंट्स जो कि वेस्ट बंगाल में थे, जो कि राइज होते हैं अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स मेनली हिंदू, जो कि इम्पोज करते हैं बियर टैक्स फरेजीज एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स पे ऑफ। और इसको कंसिडर करा जाता है ये फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड ये जो रिवोल्ट था वो शोन टू को ना रिलीजियस यू, मतलब ये रिवोल्ट जो है ना वो रिलीजियस उसमें बदल गया था। जो रिवोल्ट था बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था बहावी मूवमेंट में। ठीक, चलिए। पागलपंथी, जो पागलपंथी थे एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था, मेनली कंस्टिट्यूट करता था हजोंग एंड गारो ट्राइब्स को, जो कि मैनवेन सिंह डिस्ट्रिक्ट जो कि एरिया पंजाब में था फाउंड करा गया था करम शाह के द्वारा। लेकिन जो ये ट्राइबल पीजेंट थे वो ऑर्गेनाइज करते अपने आप को अंडर करम शाह के सन टीपू के, और ये फाइट करते हैं ऑपरेशन जमींदार्स का, टू फाइट द ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स। और 1825 से 1835 में जो पागलपंथी थे वो रिफ्यूज़ कर देते हैं पेमेंट देने से अब सर्टेन लिमिट, एंड उनके अटैक कर दिया जाता है जमींदार्स के हाउसेस को। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इन पीजेंट्स को, लेकिन ये जो मूवमेंट था वायलेंटली सप्रेस कर दिया गया था बाद में। फ्रेजी रिवोल्ट, जो फ्रेजीज थे वो फॉलोअर्स थे मुस्लिम सेक्ट के, जो कि फाउंड करी गई थी हाजी सरीतुल्ला, जो कि फरीदपुर के थे ईस्टर्न बंगाल में। और ये एडवोकेट करते हैं रेडिकल रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। और जो शरीयतुल्लाह थे एंड इनके जो बेटे थे मोइनुद्दीन अहमद, उनको पॉपुलरली जाना जाता है दूदू मियाँ के नाम से, 1819 से 62 के बीच में थे। ये ऑर्गेनाइज करते हैं फॉलोअर्स को एक एम के साथ कि ये एक्सपेल करेंगे ब्रिटिश इंट्रूडर्स को बंगाल से। और जो सेक्ट था वो सपोर्ट करता है क्योंकि वो जो कारण था टीनेंट्स का अगेंस्ट द जमींदार्स, मतलब ये जो टीनेंट्स थे वो जमींदार्स के खिलाफ ही लड़ रहे थे, तो सारे लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। और जो फ्रेजिस था, द फ्रेजिस डिस्टर्बेंस वो कंटिन्यू रहता है 1838 से 1857 तक, और जो काफ़ी फ्रेजिस थे वो ज्वाइन करते हैं बहावी रैंक्स। मोपला अपराइजिंग, हाइक इन रेवेन्यू डिमांड एंड रिडक्शन कर दिया गया था फील्ड साइज में, रेवेन्यू डिमांड बढ़ा दी गई थी, ऑपरेशन यानी कि दबा दिया गया था ऑफिशियल्स को, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड पीजेंट अनरेस्ट देखने को मिला था मोपलास में मालाबार के। और 22 रेबिलियंस हुए थे 1836 से 54 के बीच में। हाउएवर कोई सा भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और जो सेकंड मोपला अपराइजिंग था आफ्टर मोपलास के, वो ऑर्गेनाइज करा गया था कांग्रेस एंड खिलाफत सपोर्टर्स के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस थे वो डिस्टेंस कर देते हैं कांग्रेस एंड मोपलास के बीच में एक, और 1921 में जो मोपलास थे उनको सबड्यू कर दिया जाता है। पीजेंट्स रोल इन द 1857 रिवोल्ट, पीजेंट ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, काफ़ी एरियाज़ में, जो कि 1857 का विद्रोह चला था मेनली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। मोर ओवर जो पीजेंट थे वो यूनाइटेड थे लोकल फ्यूडल लीडर्स के अगेंस्ट में काफ़ी जगह पे, और वो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट फॉरेन रूल। रिवोल्ट के बाद जो पीजेंट्स थे वर्सेंड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिसीजन टू गेन द सपोर्ट ऑफ द लैंडेड क्लासेस विद इग्नोरिंग द पीजेंट्स। ऑक्यूपेंसी पीजेंट्स इंटरेस्ट सफर्ड, ओके, मतलब काफ़ी पीजेंट्स को इग्नोर कर दिया जा रहा था, और इससे काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का मतलब सफरेज देखने को मिल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ इनको तवज्जो नहीं दी जा रही है किसी भी चीज़ में, तो कैसे होगा। अवध में फॉर इंस्टेंस क्या होता है, जो लैंड था वो रिस्टोर्ड कर दिया गया था तालुकदार्स को, और उनको दे दिए गए थे रेवेन्यू एंड कुछ अदर पावर। और जो पीजेंट थे उनको प्रोविजंस दे दी गई थी कुछ, and the peasant could not avail of the provisions of the 1859 बंगाल रेंट एक्ट। ओके, पीजेंट जो थे वो अपनी कुछ प्रोविजंस के कारण, जो कि 1859 बंगाल रेंट एक्ट के थे, वो अवेल नहीं कर पा रहे थे कुछ चीज़ों का। एज अ पनिशमेंट फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द 1857 रिपोर्ट, जो पीजेंट थे उनको एक्स्ट्रा में
सेस भी दिया लगाया गया, मतलब पनिशमेंट देने के लिए कुछ इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट करा था 1857 के रिवोल्ट में। ट्राइबल रिवोल्ट अलग अलग के अलग अलग कोजेस थे, डिफरेंट कोज था, मेनलैंड का, नॉर्थन ईस्टर्न वाले ट्राइबल रिवोल्ट का अलग कारण था कुछ, ठीक है। तो वो रिवोल्ट के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। जस्ट लाइक जैसे इसमें देखा जाए तो कुछ के कारण रहे हैं कि भाई ट्राइबल एरियाज़ में क्या था कि उनका ज़मीन छीनी जा रही है, नॉन ट्राइबल एरियाज़ में मिलाया जा रहा है, या जो वैसे ट्राइबल थे प्लेन वाले उन पर टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज करा जा रहा है, ठीक, और उनसे बोला जा रहा है तुम टिम्बर उगाओ, ग्रेजिंग नहीं करो, ये सारी चीज़ें। तो सबके एक अलग अलग क्या थे कारण था। अब सब जगह अलग अलग कारण थे, तो सब जगह अलग अलग तरीके के रिवोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। करेक्टरिस्टिक कैसा था इस ट्राइबल रिवोल्ट का, जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी और एथनिक टाइज थे, वो लिव बिहाइंड द सॉलिडेटरीज शोन बाय दीज ग्रुप, यानी कि जितने भी आउटसाइडर थे हावर उनको एज अ एनिमीज देखा जाता था, ठीक है। और जो कॉमन कोज था रिसेंटमेंट का वो ये था कि अब अपोज कर दिए थे काफ़ी ज़्यादा कानून फॉरेन गवर्नमेंट ने। इरोजन देखने को मिला था, ट्राइबल को कोई अधिकार ही नहीं है उनके ज़मीन पे, उनके फॉरेस्ट वगैरह पे सारे लिए जा रहे हैं उनसे राइट। और जो काफ़ी ज़्यादा जो अपराइजिंग थी वो लेड करी जा रही है मसीहास के द्वारा एक तरीके से, जो कि इनक्रेज करते हैं पीपल को रिवोल्ट के लिए। जो ट्राइबल अपराइजिंग थे उनको, मतलब अगर देखा जाए तो फ्रॉम द बिगनिंग उनके पास इतने ज़्यादा हथियार वगैरह तो होते नहीं थे, ठीक, बट हाँ उनके ज़्यादा टेक्निक्स काफ़ी यूज़ करी जाती थी, ठीक। इतने मॉडर्न हथियार तो नहीं थे जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह के पास होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स में इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स, खासकर मेन लैंड के। पहाड़ियास जो कि हिल फ्लोक थे, जो कि द हिल फ्लोक जो कि रहते थे कहाँ, राजमहल हिल्स के पास, जिनको पहाड़िया बोला जाता है। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर अपना जीवन यापन करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं बेसिकली ये। और ये जो पीपल है इनको कंसिडर करा जाता है, कंसिडर की जो एंटायर रीजन है वो इनके ज़मीन है, ठीक। और एंड देवर होस्टाइल टू द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर। जो पहाड़ीज थे वो ऑलवेज मेंटेन करते थे अपनी इंडिपेंडेंस, और क्योंकि ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि रहना सहना सर्वाइवल करना तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले काम थे। और प्लस ब्रिटिशर्स जैसे आए तो मतलब टाइम तो लगा, लेकिन धीरे धीरे ये भी कब जाने लगे उसको। उससे पहले तो इंडिपेंडेंट ही थे और ब्रिटिश के आने पे भी थे कुछ समय तक, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर धीरे धीरे अपना पैर पसारना हर जगह स्टार्ट कर दिया था, ओके। और जो अगर आप देखेंगे तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा है, मतलब बेसिकली क्या ही था कि इनके द्वारा ज़मींदार्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा तंग करा जाता था। और मतलब ये जो पहाड़ियास थे ये पैसे उसे देते थे, टैक्स वगैरह ये सब। अब एक तो यहाँ पे वैसे ही हर एक चीज़ अच्छे से नहीं होती, और इन पे भी दुगना उगना टैक्स आप लगा दो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा काम हो जाता है कि नहीं। अब एग्रीकल्चर उस हिसाब से हो नहीं रहा है, ये भी बेचारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ये कहाँ से चीज़ें कर पाएंगे, कहाँ से आपको चीज़ें दे पाएंगे, ठीक। और वो 1717 में जो ब्रिटिश थे वो रिस्टोर करते हैं, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक करते हैं पहाड़ियास पे, और एम करते हैं हंटिंग का और उनको मारने का। जो पहाड़िया रिवेलियन था 1778 में वो लेड करा जा रहा था राजा जगन्नाथ के द्वारा। जो 1780 में जो ब्रिटिश थे वो इनिशिएट करते हैं पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, यानी कि पहाड़िया चीफ को एक एनुअल अलाउंस दिया जाएगा, और इसके बदले में वो वहाँ पे कंडक्ट करेंगे अपने, मतलब अपने आप को वहाँ पे वो रखेंगे। लेकिन जितने भी ट्राइबल एरियाज है वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आउटसाइडर आके वहाँ पे रहे। और जितने भी पहाड़ियाज हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस पॉलिसी को, और वो अपना सारा माउंटेन इन सबको दे देते हैं, और फिर वो इनके अंडर में रहते हैं। बट ये इनको मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ पहाड़ियाज जो थे वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ पहाड़ियाज जो कि इनसे ना खुश थे, क्यों, क्योंकि इनको एज अ दिक्कू, यानी कि जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको दिक्कू बोला जाता है, तो ना खुश थे। तो ऑब्वियसली बात है कुछ खुश हैं कुछ ना खुश है, तो रिवोल्ट तो चलता ही रहेगा। तो ये इस तरीके का रिवोल्ट लगातार आपको देखने को मिलेगा ही। चलो, रिवोल्ट लेड बाई तिलक मांझी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।